Brought to you by ITIL. नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। कर्नाटक में एक जगह है भद्रावती, आप सबने नाम ज़रूर सुना होगा। इसी भद्रावती शहर में एक पुलिस स्टेशन है जिसका नाम है पेपर टाउन पुलिस स्टेशन। तो ये पेपर टाउन पुलिस स्टेशन में जनवरी 2020, बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि 18 जनवरी 2020 तो ये ज़्यादा सही होगा, एक महिला अपने देवर के साथ पहुंचती है और थाने में आने के बाद वो ये बताती है कि उसका पति, जिसका नाम प्रकाश बाबू है, वो पिछले 3 दिनों से लापता है। घर से एक ऑटो वाले के साथ गया था, वो ऑटो वाला अनजान है, उसे वो नहीं जानती है, और इसके बाद फिर वो लौट कर नहीं आया। यानी 15 जनवरी से उसका पति प्रकाश बाबू वो लापता है। अब वो पुलिस को जब ये रिपोर्ट लिखवा रही होती है तो पुलिस उससे कुछ सवाल जवाब करती है और अपने पति के बारे में ये सवाल जवाब सुनकर वो महिला बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। पुलिस वालों को भी उससे हमदर्दी होती है और लगता है कि वाकई प्रकाश बाबू के गायब होने की वजह से या लापता होने की वजह से उसकी पत्नी गहरे सदमे में है। पुलिस एक मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करती है और इस मामले की तफ्तीश करने का भरोसा देती है। जो महिला पुलिस थाने पहुंची थी उसकी उम्र 26 साल की है और नाम है फ्लोरा नैन्सी। 2020 की ये बात है, उस समय 26 साल थी। तो फ्लोरा नैन्सी अपने देवर के साथ, जिसका नाम फ्रांसिस है, उसके साथ थाने में रिपोर्ट लिखवाने के लिए पहुंची थी और रिपोर्ट लिखवाने के बाद देवर भाभी दोनों थाने से वापस चले गए। अभी 2 दिन गुजरे थे, तब तक इस मामले में एक बहुत मेजर ट्विस्ट आता है। ये ट्विस्ट ये है कि भद्रावती के पास के ही एक और पुलिस स्टेशन से पेपर टाउन पुलिस स्टेशन को एक कॉल किया जाता है और कॉल करने वाले जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो ये बताते हैं कि उन्हें अपने थाने के इलाके में बहने वाले एक नहर, जिसको तारीकेरे नहर कहते हैं, उस तारीकेरे नहर में एक आदमी की, एक शख्स की लाश मिली है और लाश का हुलिया देखने से कुछ वैसा ही लगता है जैसा डिस्क्रिप्शन आपके थाना इलाके में 3 या 4 दिन पहले जो गायब हुआ शख्स है उसके डिस्क्रिप्शन से मिलता जुलता लग रहा है। तो एक बार अगर आप जो विक्टिम फैमिली है, जो अपने किसी नज़दीकी को खोकर परेशान है, उसको बुलाइए और उनसे एक बार लाश की पहचान कराने की हम कोशिश करते हैं। तो ये बात जब पेपर टाउन पुलिस स्टेशन को जब पता चली तो उस पुलिस स्टेशन के लोगों ने फ्रांसिस से और उसकी भाभी फ्लोरा नैन्सी से कांटेक्ट किया और उनसे ये कहा कि अनफॉर्चुनेटली हमें एक डेड बॉडी का पता चला है और वो डेड बॉडी पास के ही तारीकेरे नहर से रिकवर की गई है। तो एक बार आप हॉस्पिटल आ जाइए और एक बार देखिए कि वो डेड बॉडी कहीं दुर्भाग्यवश आपके जो रिलेटिव हैं उनका तो नहीं है, प्रकाश बाबू का तो नहीं है। अब फ्लोरा नैन्सी बहुत घबरा जाती है, एज अ वाइफ बहुत रोने लगती है। साथ में फ्रांसिस भी बहुत बेचैन हो जाता है और देवर भाभी और बाकी के जो नाते रिश्तेदार हैं वो सारे लोग फ़ौरन अस्पताल पहुंचते हैं और अस्पताल पहुंचकर वो जो देखते हैं वो बहुत ही तकलीफ़देह, बहुत ही दर्दनाक है। ये लाश वाकई प्रकाश बाबू की ही थी और लाश तकरीबन 3 से 4 दिनों तक नहर के पानी में पड़ी बुरी तरह से सड़ चुकी थी, डिकम्पोज्ड हो चुकी थी, ख़राब हो चुकी थी। लाश की हालत ऐसी थी कि उसे ठीक से देखना भी मुश्किल हो रहा था और अपने किसी आदमी की लाश ऐसी हालत में अगर किसी को देखनी पड़े तो आप समझ सकते हैं कि उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। तो खैर, लाश बरामद हो जाती है और इसी के साथ पूरा जो परिवार है, प्रकाश बाबू का परिवार, उसको बहुत गहरा सदमा लगता है। पुलिस इस मामले की तफ्तीश आगे बढ़ाती है। डिकम्पोज्ड ही सही, उस डेड बॉडी को जब पुलिस रिकवर करती है तो उसका पोस्टमार्टम भी करवाया जाता है और पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ जो है वो ड्राउनिंग यानी डूबने को बताया जाता है। तो पोस्टमार्टम की जो पहली रिपोर्ट है या इनिशियल रिपोर्ट है उसमें कॉज ऑफ डेथ ड्राउनिंग को बताया जाता है और लोग ये मान लेते हैं कि शायद प्रकाश बाबू गलती से नहर की तरफ चला गया या शायद शराब के नशे में या किसी और वजह से वो नहर में गिर गया और इसके बाद डूबने से उसकी मौत हो गई। पुलिस भी अब तकरीबन यही मानकर चल रही थी क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्लियरली ड्राउनिंग की तरफ इशारा कर रही थी। अब
पुलिस तो इसे एक एक्सीडेंटल केस मान रही थी, लेकिन जो मरने वाला शख्स था प्रकाश बाबू, उसका भाई फ्रांसिस, वो इस बात से कन्विंस्ड नहीं था कि उसके भाई की ऐसी एक्सीडेंटल मौत हुई होगी। वो इस बात से भी हैरान था कि मेरे भाई को ऐसी क्या ज़रूरत थी कि 15 जनवरी की रात को वो घर से निकल जाए और निकलकर दूर के इलाके में किसी नहर में जाकर डूब जाए। उस नहर तक उसको जाना ही क्यों था? न तो वहाँ कोई दोस्त है, न कोई रूट है, न वहाँ से किसी से कोई कम्युनिकेशन है। उस तरफ गया ही क्यों मेरा भाई? तो फ्रांसिस जो है इस बात से कन्विंस्ड नहीं था कि उसके भाई की मौत जो है वो एक नॉर्मल डेथ है, और उसने ये सारी बातें जो पेपर टाउन की पुलिस है उसके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बताई। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का नाम है मंजूनाथ ईओ। तो मंजूनाथ को ये सारी बातें फ्रांसिस ने बताई, और मंजूनाथ ने भी फिर ये सोचना शुरू किया कि अगर ये नॉर्मल एक्सीडेंटल डेथ नहीं है तो फिर ये मामला क्या है? क्या इस मामले में कोई कॉन्स्पिरेसी है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रकाश की हत्या हो गई हो? तो वो भी जो पुलिस ऑफिसर है वो अपना दिमाग लगा रहा था, लेकिन दिक्कत ये थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये इशारा कर रही थी कि ये मामला जो है वो एक्सीडेंट का है। इस बीच जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई और डेड बॉडी को रिकवर किए हुए ऑलरेडी कई दिन गुजर चुके थे, लाश खराब हो चुकी थी, तो वो प्रकाश बाबू की जो बॉडी थी वो उसके परिवार वालों के हवाले कर दी गई थी, और परिवार के लोगों ने उस बॉडी को जो है वो उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। और जैसा कि नाम सुनकर आप समझ पा रहे होंगे, फ्रांसिस, फ्लोरा, नैन्सी, ये एक क्रिश्चियन परिवार था। तो ऐसे में अंतिम संस्कार जो प्रकाश बाबू की लाश का किया गया था वो उसको दफनाने से यानी बेरियल से उस लाश का अंतिम संस्कार किया गया था। अब पुलिस जो है इस मामले में पुलिस ने इस मामले को नए सिरे से इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया, और पुलिस ने यह तय किया कि चूंकि परिवार के लोगों को ये शक है कि शायद इस आदमी की मौत जो है वो नॉर्मल डेथ नहीं है, तो क्यों नहीं इस बॉडी का एक बार री इन्वेस्टिगेशन यानी री पोस्टमार्टम करवा लिया जाए। ऐसा पुलिस ने तय किया, और पुलिस ने फिर घर वालों से बातचीत की, खासकर फ्रांसिस से बातचीत की। फ्रांसिस तो ऑलरेडी चाहता था कि इस मामले में सच्चाई सामने आए, क्योंकि उसका दिल बार बार ये कह रहा था कि मेरे भाई की मौत जो है वो पानी में डूबने की वजह से नहीं हुई। तो ऐसे में फ्रांसिस ने कहा कि बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि आप दोबारा पोस्टमार्टम करें। और तब पुलिस ने मजिस्ट्रेट से परमिशन ली, इजाज़त ली, और उसके बाद अंतिम संस्कार किए जा चुके प्रकाश बाबू की बॉडी को फिर से गड्ढे से बाहर निकाला गया, एक्सह्यूम किया गया, और इसके बाद उसको दोबारा पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। एक लाश जो ऑलरेडी डिकम्पोज्ड है, कई दिन उसको पानी में रहे हुए गुजर गए, उसके बाद फिर उससे दफना दिया गया, मिट्टी में कई दिन गुजर गए, उसके बाद फिर से उसे बाहर निकाला गया, और फिर जो है उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। आप समझिए वो पोस्टमार्टम का काम अपने आप में कितना टफ होगा उन डॉक्टर्स के लिए, उन फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के लिए जिन्होंने इस मामले को इस पोस्टमार्टम को आगे करना था। तो खैर डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम दोबारा किया, और इस बार पोस्टमार्टम करने से वही बात सामने आई जिस बात का डर प्रकाश बाबू के घर वालों को था। पोस्टमार्टम में डॉक्टरों ने थोड़ा ध्यान दिया, नए सिरे से एक एक पॉइंट को एग्जामिन किया, और जो रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया कि प्रकाश बाबू की मौत ड्राउनिंग की वजह से नहीं बल्कि स्ट्रैंगुलेशन की वजह से हुई है, यानी गला घोंटे जाने की वजह से हुई है। किसी चीज़ से प्रकाश बाबू का गला घोंटा गया था, और गला घोंटे जाने के बाद जब उसकी मृत्यु हो गई तो लाश को ठिकाने लगाने के लिए फिर उसे पानी में डाल दिया गया था। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक तरह से बिल्कुल चेंज हो गई, और पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक्सीडेंट की पुष्टि कर रही थी, और दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सीधे सीधे मामले को कत्ल का बता रही थी। अब जब नया पोस्टमार्टम नई रिपोर्ट आ गई तो फिर नए सिरे से पुलिस ने इस मामले में मर्डर केस रजिस्टर किया और इस मामले की जांच शुरू की। अब जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे मंजूनाथ, उन्होंने प्रकाश बाबू यानी मरने वाले शख्स के भाई को बुलाया और पूछा कि भाई तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा था कि तुम्हारे भाई की हत्या हुई है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात तो सामने आ गई कि हत्या हुई है, लेकिन हत्या तुम्हें क्यों लगा, मतलब तुम्हारे दिमाग में ये बात क्यों आई? तो फ्रांसिस ने जो बात बताई वो बात आपको भी जाननी चाहिए, और वो बात अपने आप में काफ़ी शॉकिंग है। फ्रांसिस ने ये बताया कि वो हुबली में रहता है, और हुबली से 18 जनवरी को अपने भाई से मिलने वो भद्रावती आया था, यानी प्रकाश बाबू से मिलने आया था।
लेकिन जब अपने भाई के घर पहुंचा तो देखा कि भाई है नहीं। जब भाभी से यानी नैन्सी से बात की, फ्लोरा नैन्सी से, तो फ्लोरा नैन्सी ने ये कहा कि हाँ तुम्हारे भैया 3 दिन पहले यानी 15 तारीख की रात को घर से निकले हैं, किसी ऑटो वाले के साथ गए हैं और उसके बाद फिर वो लौट कर नहीं आए। इस बात पे फ्रांसिस को बड़ी हैरानी हुई। उसे लगा कि भाई मेरा बड़ा भाई गायब है और उसकी वाइफ जो मेरी भाभी है वो थोड़ी भी परेशान नहीं है, थोड़ी भी विचलित नहीं है, उसे कोई चिंता नहीं है। वो 3 दिन बाद मेरे आने पर मुझे बता रही है। 3 दिन गुजर गए, अब तक उसने एक बार भी परिवार में किसी को भी प्रकाश बाबू के गायब होने या गुम होने के बारे में जानकारी नहीं दी है। तो ऐसा कैसे हुआ? उसने अपनी भाभी से पूछा कि भाभी आपने अभी तक हमें बताया क्यों नहीं? 3 दिन गुजर गए, आपको बताना चाहिए था। तो भाभी ने कहा नहीं, मैं तो इंतज़ार कर रही थी कि शायद वो वापस आ जाएंगे और मैं पुलिस वालों के पास अकेले कैसे जाती, मुझे डर भी लग रहा था। अब चलो तुम आ गए हो तो मैं थाने चलती हूँ और हम रिपोर्ट लिखवा देंगे। तो फ्रांसिस के मन में थोड़ा खटका सा लगा, लेकिन फ्रांसिस ने यह भी सोचा कि जब ये पुलिस थाने जाने के लिए तैयार हो गई है तो हो सकता है कि वाकई वो मेरे भाई साहब के गुम होने के मामले में कॉल न ले पाई हो कि अभी तुरंत क्या फ़ैसला करना है। तो हो सकता है कि वो ऐसे ही 3 दिन इंतज़ार कर रही हो वापस आने का। तो फिर उसके बाद वो अपनी भाभी को लेकर पुलिस थाने गया 18 जनवरी को। और जैसा कि मैंने आपको बताया, पुलिस थाने में जाने के बाद फ्लोरा नैन्सी और फ्रांसिस दोनों ने रिपोर्ट लिखाई और तब फ्लोरा जो है बहुत बुरी तरह से रो भी रही थी। अब ये तो तब की बात है। अब नई बात तो ये हो गई जिसमें ये पता चल गया कि भाई उस आदमी की हत्या हुई है और वो भी गला घोंटे जाने की वजह से हत्या हुई है। अब पुलिस इस मामले को नए सिरे से इन्वेस्टिगेट करने लगी और पुलिस ने फ्लोरा नैन्सी और फ्रांसिस को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया, खासकर फ्लोरा नैन्सी को बुलाया। और फ्लोरा नैन्सी से जब पूछताछ की तो उसने जो पुलिस को कहानी बताई थी कि मेरा पति 15 जनवरी की रात को किसी अनजान ऑटो ड्राइवर के साथ चला गया है, उस कहानी को थोड़ा सा फ्लोरा ने बदल दिया। फ्लोरा ने ये पहले तो ये बताया था कि अनजान ऑटो ड्राइवर के साथ गया है, फिर बाद में फ्लोरा ने ये बताया कि वो ऑटो ड्राइवर जो है वो दोस्त है मेरे पति प्रकाश बाबू का। पुलिस को यहाँ पर थोड़ा सा शक हुआ। पुलिस को लगा कि भाई पहले इसने कुछ और बताया था, अब ये दोस्त की बात बता रही है। पुलिस ने कहा ठीक है, वो दोस्त कौन है बताओ, ऑटो ड्राइवर का नाम बताओ। तो बोली कि नहीं, ये ऑटो ड्राइवर का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो दोस्त है प्रकाश का, इतना मुझे पता है। अब पुलिस के लिए ये चैलेंज हो गया कि वो पता करे कि वो ऑटो ड्राइवर कौन है। पुलिस ने आसपास के इलाकों में एक एक ऑटो ड्राइवर से पूछताछ करने की शुरुआत की। प्रकाश बाबू की तस्वीरें दिखाई, बताया कि भाई इससे किसकी दोस्ती थी, कौन ऑटो ड्राइवर इसको लेकर गया, 15 तारीख की रात को कौन था ड्यूटी पर, कौन से लोग इस लोकल स्टैंड से 15 तारीख की रात को गाड़ी चला रहे थे। तमाम इन्वेस्टिगेशन हुआ। सीसीटीवी फुटेज इत्तेफाक से उस जगह का नहीं था जहां पर प्रकाश बाबू रहता था। तो ये जो मैनुअल इन्वेस्टिगेशन हुआ, इसमें कोई भी ऐसा ऑटो ड्राइवर नहीं मिला जिसके बारे में ये पता चलता कि हाँ इसकी प्रकाश बाबू से दोस्ती थी और 15 तारीख की रात को वो ऑटो ड्राइवर प्रकाश को लेकर गया था। ऐसे में पुलिस का शक जो है थोड़ा सा और गहरा हो गया फ्लोरा नैन्सी यानी प्रकाश बाबू की पत्नी के ऊपर। अब पुलिस ने कहा कि ठीक है, एक काम करो, फ्लोरा से कहा कि तुम प्रकाश के कुछ दोस्तों के नंबर हमें दो जिनके साथ वो उठता बैठता है या बातचीत होती है। तो इसके बाद फ्लोरा ने कुछ नंबर दिए, लेकिन इत्तेफाक से जो भी नंबर दिए वो सारे ऐसे दोस्त थे जिनके साथ प्रकाश की कई महीनों से बातचीत नहीं हुई थी। पुलिस को ये लगा कि शायद फ्लोरा जो है कुछ छिपाने या मामले को एक डेड एंड तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है ताकि पुलिस की तफ्तीश आगे न बढ़ पाए। पुलिस को अब फ्लोरा नैन्सी पर शक जो है वो धीरे धीरे गहराने लगा था। और इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, पुलिस अलग अलग जगह पर लोगों से पूछताछ कर ही रही थी और जानकारी जुटा रही थी कि किसके साथ वो गायब हुआ, कब गायब हुआ, लेकिन पुलिस को इसमें कोई हेडवे, कोई फ़ायदा, कोई क्लू नहीं नज़र आया, कोई क्लू मिला नहीं। अब पुलिस ने ये तय किया कि वो क्यों ना प्रकाश बाबू की जो पत्नी है फ्लोरा नैन्सी, उसके मोबाइल फ़ोन को खंगाले और उसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड चेक करे। पुलिस ने CDR निकलवाया और उसकी कॉल डिटेल पुलिस ने जांचने की शुरुआत कर दी। और जैसे ही पुलिस ने कॉल डिटेल पर नज़र दौड़ाई, पुलिस ये देखकर हैरान रह गई कि फ्लोरा नैन्सी की 25 साल के एक नौजवान जिसका नाम है राज शेखरैया, उसके साथ लगातार बात होती है और बहुत ज़्यादा बात होती है। और ये सिलसिला कई महीनों, कई सालों से चल रहा है। प्रकाश बाबू की मौत से पहले और मौत के बाद भी राज शेखरैया से नैन्सी की बातचीत हो रही थी, ये भी पुलिस को पता चला। अब पुलिस का शक इस बात पर गहरा गया कि फ्लोरा नैन्सी की ज़िंदगी में कोई और भी है जिसकी वजह से शायद प्रकाश बाबू की हत्या हुई है। कंफर्म नहीं था। तो पुलिस ने राज शेखरैया को हिरासत में लिया
और फ्लोरा नैन्सी को भी पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया और दोनों से पुलिस ने क्रॉस इंटरोगेशन करना शुरू किया, यानी पहले दोनों से अलग अलग पूछताछ की और फिर आमने सामने बिठाकर भी पुलिस ने इन दोनों को पूछना शुरू किया। राज शेखरैया ने तो अपना मुंह बंद रखा, लेकिन आखिरकार पुलिस की पूछताछ में और सीडीआर में जो डॉक्यूमेंट्स में जो दिख रहा था कि उसकी राज शेखरैया से बातचीत होती थी, बहुत ज़्यादा होती थी, अपने पति की मौत और मौत के बाद में भी बातचीत हो रही थी, तो वो फ्लोरा जो है वो टूट गई और उसने मान लिया कि हाँ, प्रकाश बाबू के कत्ल में उसका हाथ है और उसने अपने प्रेमी राज शेखरैया के साथ मिलकर प्रकाश बाबू की हत्या की है। लेकिन अब सवाल था कि हत्या क्यों की, कैसे की, राज शेखरैया से फ्लोरा नैन्सी की मुलाकात कब हुई, इन दोनों का अफेयर कब शुरू हुआ, तो ये कहानी पुलिस की तफ्तीश में सामने आई। 2014 में, ये तो बात 2020 की हो रही है, 2014 में प्रकाश बाबू के साथ फ्लोरा नैन्सी की शादी हुई थी। ये जो प्रकाश बाबू है वो रिश्ते में फ्लोरा नैन्सी का मामा भी लगता है। आप में से बहुत सारे लोग हैरान हो सकते हैं कि भाई मामा के साथ शादी, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन बहुत से समाज में ये व्यवस्था है कि मामा के साथ और बुआ के बच्चों के साथ शादी होती है और इनका भी रिलेशनशिप कुछ वैसा ही था। प्रकाश रिश्ते में वैसे तो फ्लोरा का मामा लगता था, लेकिन प्रकाश के साथ फ्लोरा की शादी हुई थी और घर वालों की मर्ज़ी से ये मैरिज जो है वो हुआ था। इसी तरह बहुत से समाज में ऐसा भी देखा गया है कि कज़न्स के बीच में भी शादी होती है। हालांकि ये अपने आप में एक जिसे कहते हैं कि मैटर ऑफ डिबेट है कि ये कितना सही है कितना गलत है। जेनेटिकली देखा जाए तो इसके नुकसान ही होते हैं और रिलेशनशिप वाइज भी बहुत कन्विंसिंग तो लगता नहीं, लेकिन समाज में ये व्यवस्था है। तो नैन्सी और प्रकाश की शादी 2014 में हुई थी और इसके बाद 2014 में ही प्रकाश जो है वो बेहतर ज़िंदगी की तलाश में कुछ ज़्यादा पैसे कमाने के लिए दुबई चला गया ताकि वो अपने फैमिली को भी सपोर्ट कर सके। लेकिन 2014 में दुबई जाने के बाद कुछ दिन बाद 2016 आते आते प्रकाश की माता जो है उनकी मृत्यु हो गई, उनका निधन हो गया। इस पर प्रकाश जो है वो दुबई से वापस आ गया और फाइनली पूरी तरह से वापस आ गया 2 साल बाद और उसने तय किया कि अब वो अपने घर में यानी कर्नाटक में भद्रावती में रहकर ही रोज़ी रोटी कमाया करेगा, दुबई अब नहीं जाएगा क्योंकि बीवी से भी बड़ी दूरी हो गई थी। इस बीच 2014 में जब प्रकाश दुबई कमाने के लिए गया तो शादी के तुरंत बाद फ्लोरा नैन्सी एक हॉस्पिटल में नर्स के तौर पर काम करने लगी थी और जहाँ पर वो नर्स के तौर पर काम करती थी वहीं पर ये राज शेखरैया नाम का लड़का जो है वो भी काम किया करता था। वो भी शायद वार्ड बॉय या मेल नर्स था और वहाँ पर उसकी मुलाकात फ्लोरा से हुई और फ्लोरा के साथ उसके रिलेशनशिप की शुरुआत हो गई। 2014 से 2016 तक यानी 2 सालों तक ये रिलेशनशिप बिंदास चलता रहा, किसी को पता ही नहीं चला, सब कुछ बढ़िया चला था। जब पति ही नहीं है घर में तो पता किसको चलना था। तो लेकिन 2016 में जब वो वापस लौटा प्रकाश और उसने एक कार खरीद कर उसको चलाने की शुरुआत की, यानी टैक्सी ऑपरेटर के तौर पर उसने काम करने का शुरू किया, तो उसे फिर अपनी पत्नी के इस अफेयर के बारे में जानकारी मिल गई। इसके बाद उसने अपनी पत्नी फ्लोरा को रोकना टोकना शुरू कर दिया, लेकिन फ्लोरा रुकने के लिए तैयार नहीं थी और उधर उसका दोस्त राज शेखरैया वो भी रुकने के लिए तैयार नहीं था, प्रेमी, दोस्त नहीं प्रेमी। तो हुआ ये कि उसने पहले फ्लोरा का वो नर्सिंग होम चेंज करवा दिया, उसे दूसरे हॉस्पिटल में नौकरी लगा दी कि चलो अब राज शेखरैया से मिलना जुलना बंद हो जाएगा। लेकिन इस तरह के रिश्ते जब बनते हैं और जब इंसान के कदम बहकते हैं तो फिर बहकते ही चले जाते हैं। अलग हॉस्पिटल में नौकरी लग जाने के बावजूद फ्लोरा ने राज शेखरैया से मिलना जुलना बंद नहीं किया और ये सब कुछ बदस्तूर चलता रहा। हस्बैंड को भी पता चलता रहा और आखिरकार प्रकाश बाबू ने इस चीज़ पर बड़ा एतराज़ किया और पति पत्नी के बीच तीखी नोकझोंक और झगड़ों की शुरुआत हो गई। और यही वो वक्त था जब फ्लोरा ने राज शेखरैया के साथ मिलकर अपने पति प्रकाश की हत्या करने का फैसला किया। इसके बाद उसने प्रकाश को मारने के लिए पूरी प्लानिंग की और प्लानिंग ये थी कि प्रकाश को कोई जहरीली चीज़ खिला या पिला दी जाए जिससे वो बेहोश हो जाए, नशीली चीज़ खिला पिला दी जाए, वो बेहोश हो जाए और फिर उसकी लाश को किसी नहर वहर में डाल देंगे। ये प्लानिंग थी। अब प्रकाश जो है वो बेहतर मतलब
अच्छी सेहत के लिए वो हर रोज़ रात को सोने से पहले करेले का जूस पिया करता था। उसकी पत्नी ऑब्वियसली फ्लोरा खुद ही करेले का जूस बना कर दिया करती थी, तो उसे पता भी था कि मेरा पति करेले का जूस पीता है। उसके रूटीन के बारे में पत्नी जानती थी। प्लानिंग के मुताबिक चूंकि वो एक नर्स भी रह चुकी थी, तो उसे दवाओं के बारे में भी अंदाज़ा था। सोलोपोज नाम की एक दवाई होती है जो स्लीपिंग डोज के काम आती है, मतलब सेडेटिव है, मेडिसिन है, और ऐसी दवाई है जो बगैर प्रिस्क्रिप्शन के बिक भी नहीं सकती। ये दवाई फ्लोरा ने और राजशेखर अय्या ने मिलकर उसका इंतज़ाम किया, और 14 और 15 तारीख की रात को ये सेडेटिव वाला दवाई वाला करेले का जूस फ्लोरा ने प्रकाश बाबू को पिला दिया। उम्मीद थी कि प्रकाश बाबू गहरी नींद में सो जाएगा या बेहोश हो जाएगा, तो फिर उसे उठाकर उसी की कार में ले जाकर उसी नहर में फेंक देंगे जहाँ से बॉडी रिकवर हुई थी। उस नहर का नाम मैं भूल गया हूँ, हाँ, तारीकेरे। तो ये प्लानिंग थी, मगर इस प्लानिंग में थोड़ी बीच में मुसीबत हो गई। हुआ ये कि दवाइयों की हेवी डोज के बावजूद प्रकाश बाबू पूरी तरह से बेहोश नहीं हुआ, वो अर्ध बेहोशी की हालत में रहा। अब राजशेखर अय्या को इसने घर भी बुला लिया था फ्लोरा ने। फिर दोनों ने मिलकर प्लान किया कि अब क्या करें। तो फिर आनन फानन में ये प्लानिंग हुई कि चलो इसकी गला घोंट कर ही हत्या कर देते हैं। फिर दोनों ने मिलकर, राजशेखर अय्या ने और नैन्सी ने मिलकर प्रकाश बाबू की अर्ध बेहोशी की हालत में गला घोंट कर हत्या की, और उसी की गाड़ी टोयोटा इटियोस जो उसने खरीदी थी, उसी की गाड़ी में लाश रखी और ले गए तारीकेरे नहर तक, जो इनके घर से थोड़ी दूरी पर है, और वहाँ पर ले जाकर नहर के पानी में उन्होंने गला घोंटकर जो हत्या की थी वो लाश जो है वो डाल दी। उनको ये उम्मीद थी कि लाश जो है बहकर आगे निकल जाएगी, लेकिन उन दिनों नहर के पानी में इतना बहाव नहीं था कि वो लाश बहकर आगे जाती। तो वो लाश जो है एक जगह रुक गई, और रुकने के बाद वो उसी जगह पड़ी पड़ी ख़राब होती रही। और जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ दिन बाद, मतलब 18 को तो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी, 20 या 21 तारीख को वो डेड बॉडी जो है उस पर पुलिस वालों की नज़र गई, लोगों की नज़र गई, और फिर उस डेड बॉडी को वहाँ से रिकवर किया गया, और फिर पता चला कि ये प्रकाश की लाश है। इस तरह से इस मामले का ये मामला प्रकाश में आया, और ये पूरी कत्ल की साजिश इसका खुलासा हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस मामले में 2 लोगों को, जो कॉन्स्पिरेटर थे और किलर थे, कातिल बीवी और उसका प्रेमी, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया था। उनके खिलाफ पुलिस ने 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल की, सेकंड पोस्टमार्टम की रिपोर्ट साथ में लगाई, और अदालत ने इस मामले में दोनों को गुनहगार पाते हुए 8 मई 2026 को, यानी इसी महीने की बात है, इनको जो है सज़ा सुनाई। और अब इसी महीने, जैसा कि मैंने आपको बताया, अदालत ने इन दोनों को फांसी की सज़ा सुनाई। फांसी की सज़ा इसलिए क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन के लॉयर थे, यानी अभियोजन पक्ष के जो वकील थे, वो इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में रखने में, साबित करने में कामयाब हो गए, जज को कन्विंस करने में कामयाब हो गए। असल में इनका ये भी कहना था, लॉयर का, कि वो अपनी पत्नी पर बेइंतहा भरोसा करता था, उससे प्यार भी करता था, उसके हाथों से बनी हुई चीज़ें खाता पीता था, और भरोसे का कत्ल करते हुए उसकी पत्नी ने उसे नशीला जूस पिला दिया, और फिर न सिर्फ उसकी हत्या की, बल्कि कानून को गुमराह करने के लिए झूठी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाई, रोने पिटने का ड्रामा भी किया। तो ये केस जो है वो अपने आप में काफ़ी शॉकिंग है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में आता है, और इसीलिए इसे फांसी की सज़ा इन दोनों को दी जानी चाहिए। तो कोर्ट इस बात से कन्विंस्ड हुआ, और कोर्ट ने इन दोनों को फांसी की सज़ा सुनाई, यानी फ्लोरा को और उसके प्रेमी राजशेखर अय्या को। लेकिन आप जानते हैं कि अभी लोअर कोर्ट का ही ये फैसला है। अभी फांसी की सज़ा को चैलेंज करने के लिए इनके पास ऑप्शन है, वो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो फांसी के फंदे पर कब लटकेंगे ये तो नहीं पता, लेकिन अगर फांसी की सज़ा हुई है तो कल को अगर ये केस मान लीजिए दोबारा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, जो कि पहुंचेगा ही, तो इस मामले में कम से कम इन्हें आजीवन कारावास की सज़ा तो होगी ही। तो ये एक सेटिस्फाइंग स्टोरी है क्राइम इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें गुनहगारों को कम से कम कड़ी से कड़ी सज़ा तो मिली, और दोष उनका साबित हुआ, वो बच नहीं पाए। तो ये थी पूरी कहानी। आज मैं आप लोगों के कमेंट्स जो है वो मतलब पढ़ने में
अक्षम हूँ वो इसलिए कि आज मतलब थोड़ी स्टोरी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो मुझे इजाज़त चाहिए और मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़ये के साथ। आज की स्टोरी पर अपनी राय, अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। मैं जब नेक्स्ट किसी स्टोरी के साथ आप सबके सामने आऊँगा तो फिर इस स्टोरी पर जो कमेंट्स और राय आपकी होंगे उन्हें पढ़ूंगा और कुछ सवाल अगर होंगे तो उसका जवाब भी देने की कोशिश करूँगा। फिलहाल इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।